वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आयनिक इक्विलिब्रियम के नेक्स्ट लेक्चर पे हमने लास्ट टाइम जो था एसिड बेस के सारे कंसेप्ट्स पढ़े थे। चार थियोरीज पढ़ी थी, क्लासिकल कंसेप्ट, अर्हेनियस कंसेप्ट, ब्रॉन्स्टड लॉरी कंसेप्ट और इसके अलावा लुईस एसिड बेस कंसेप्ट पढ़ा था। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, दैट्स आयनाइजेशन ऑफ वाटर। वैसे तो जो प्योर वाटर होता है एक वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है और इसकी सेल्फ आयनाइजेशन होती है। जैसे वाटर और वाटर रिएक्ट कर रहे हैं तो सपोज कीजिए कि एक वाटर अपना H प्लस इसको डोनेट कर देता है। तो जो एक्सेप्ट करेगा उसमें एक H प्लस आ गया, वो हाइड्रोनियम आयन बन गया। और जिसने डोनेट किया है H प्लस, जिसने H प्लस डोनेट किया है वो क्या बन जाएगा? हाइड्रोक्साइड आयन। लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम के अकॉर्डिंगली जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, प्रोडक्ट की मोलर कॉन्सेंट्रेशन, ऊपर हमने प्रोडक्ट की मोलर कॉन्सेंट्रेशन ले ली, नीचे डिवाइड करना होता है रिएक्टेंट की मोलर कॉन्सेंट्रेशन से। अब रिएक्टेंट की मोलर कॉन्सेंट्रेशन में दोनों वाटर है तो हमने वाटर का स्क्वायर रेज कर दिया। ठीक है। वाटर आयोनाइज ज़्यादा नहीं होता, बहुत ही स्मॉल एक्सटेंट में होता है। तो अगर हम इस वाटर की मोलर कॉन्सेंट्रेशन जो कि जिसकी पावर ट्वाइस है, इसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के से मल्टीप्लाई कर दें तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई होने के बाद ये किसके इक्वल आ जाएगा? हाइड्रोनियम की मोलर कॉन्सेंट्रेशन और हाइड्रोक्साइड आयन की मोलर कॉन्सेंट्रेशन। तो ये जो दो हैं ये कांस्टेंट हैं। एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है और वाटर की मोलर कॉन्सेंट्रेशन प्योर लिक्विड है तो इसको हमने यूनिटी लेना, तो ये भी कांस्टेंट हो गया। तो दिस इज इक्वल टू अ न्यू कांस्टेंट विच इज कॉल्ड एज आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, KW. So KW is equal to product of molar concentration of hydronium ion and hydroxide ion, और 25 डिग्री सेल्सियस पे या 298 केल्विन पे KW की वैल्यू जो है 1 × 10⁻⁻14 मोल स्क्वायर पर लीटर स्क्वायर है। अगर 1 नहीं लिखना चाहते तो 1 डेसिमल, टू बी वेरी एक्यूरेट लिखना चाहते हैं तो 1.008 × 10⁻14 हो जाएगा। चूँकि वाटर जो है वो न्यूट्रल होता है, वाटर जो है वो न्यूट्रल होता है, तो इसलिए इसमें हाइड्रोनियम और हाइड्रोक्साइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन तो इक्वल ही होगी। अगर हाइड्रोनियम और हाइड्रोक्साइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन इक्वल होगी तो इन दोनों का प्रोडक्ट जो था 1 × 10⁻14 था। अगर दोनों की कॉन्सेंट्रेशन इक्वल है तो हमने इसको 1/2 कर दिया, मतलब इसको हाफ कर दिया। हाफ करके हमारे पास क्या आएगा? 1 × 10⁻⁻7 मोल पर लीटर। इसका मतलब देयरफॉर जो अकेला हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन है उसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी? 1 × 10⁻⁻7 मोल पर लीटर। मोल स्क्वायर का भी हाफ हो गया ना तो मोल हो गया, पर लीटर स्क्वायर का भी हाफ हो गया तो पर लीटर हो गया। ऐसे ही हाइड्रोक्साइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन जो है 1 × 10⁻⁻7 मोल पर लीटर हो गई। तो ये चीज़ अब आपको आगे कैरी फॉरवर्ड करनी है तो इसलिए ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। आई एम श्योर कि आपको यहाँ तक अच्छे से क्लियर हो गया। ठीक है। ये था एक्सप्रेशन KW का, यानी कि आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर का इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन। इसको आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर कहा जाता है। टेम्परेचर का KW पे क्या इफ़ेक्ट होता है? 298 केल्विन पे KW की वैल्यू तो 1 × 10⁻⁻14 है। टेम्परेचर इंक्रीज़ करने पे ये 1.5 हो गई, पावर वही रहेगी। 313 पे मतलब 10
यहाँ पे 5 डिग्री इंक्रीज़ किया, अब 10 डिग्री इंक्रीज़ कर दिया, तो 3 इंटू 10⁻⁻14 होगी। फिर 10 डिग्री इंक्रीज़ कर दिया तो 5.5 इंटू 10⁻14 होगी। फिर 10 डिग्री इंक्रीज़ किया तो 9.6 इंटू 10⁻14 होगी। फिर 10 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज़ करोगे तो ये 10 से ज़्यादा ही हो जाएगा। अगर 10 हो गया तो -14 में से इसको सब्सट्रैक्ट करोगे तो ये -13 हो जाएगा। यानी कि केडब्ल्यू की वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ करती है जब आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हो। और प्योर वाटर के लिए हाइड्रोनियम और हाइड्रोक्साइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन किसके इक्वल होती है? 10⁻⁻7 मोलर। ये मैंने आपको प्रूफ करके दिया। 1 इंटू 10⁻⁻7 मोल पर लीटर। आप इसे मोलर के साथ डेजिग्नेट कर सकते हैं। अगर आप वाटर में फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एसिड डाल दें तो सॉल्यूशन एसिडिक हो जाएगी और हाइड्रोनियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁻7 से ज़्यादा हो जाएगी। देखिए कैसे। हाइड्रोनियम और हाइड्रोक्साइड आयन कॉन्सेंट्रेशन केडब्ल्यू के इक्वल है और ये 10⁻⁻14 है। तो आपने क्या किया, इसमें कुछ एसिड डाल दिया, तो हमें हाइड्रोक्साइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन अब निकालनी है। हाइड्रोक्साइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू के डब्ल्यू, डिवाइड कर दीजिए हाइड्रोनियम आयन से। हाइड्रोनियम आयन आपने चूँकि बाहर से एसिड डाला है तो ये 10⁻⁻7 से ग्रेटर है, तो एज ए रिज़ल्ट इसका जो आंसर आएगा हाइड्रोक्साइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू लेसर देन 10⁻⁻7 मोलर हो जाएगी। सेम वाइस वर्सा आप बेस के साथ भी कर सकते हैं। यानी कि HCl की जगह आप NaOH को डाल देंगे तो फिर हाइड्रोनियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू लेस देन 10⁻⁻7 मोलर हो जाएगी। ये हमने नेक्स्ट पेज पे दिखाया हुआ है। ठीक है, दिस यू कैन मैनेज योर सेल्फ। अब हमें ये पता चला कि न्यूट्रल सॉल्यूशंस के लिए हाइड्रोनियम और हाइड्रोक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन इक्वल होती है। एसिडिक सॉल्यूशन में हाइड्रोनियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन हाइड्रोक्साइड से ज़्यादा होती है। नेचुरली आपने एसिड की कुछ ड्रॉप्स डाली हैं तो हाइड्रोनियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन हाइड्रोक्साइड से ज़्यादा होगी। और बेसिक सॉल्यूशन में भी आपने प्योर वाटर में कुछ सोडियम हाइड्रोक्साइड की ड्रॉप्स डाल दी हैं तो हाइड्रोक्साइड की मोलर कॉन्सेंट्रेशन हाइड्रोनियम आयन से ज़्यादा हो जाएगी, या वाइस वर्सा हाइड्रोनियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन जो है, कॉन्सेंट्रेशन जब बोलूँ तो मोलर कॉन्सेंट्रेशन, हाइड्रोनियम आयन की मोलर कॉन्सेंट्रेशन जो है हाइड्रोक्साइड से कम हो जाएगी। आई एम श्योर ये आपको क्लियर हो गया। अब की बार मैंने डॉट्स डाल दिए हैं तो आके आपको पता चल जाए कि ये टॉपिक यहाँ पे ख़त्म हो गया है। पीछे भी मैंने ऐसे किया है। ठीक है, अब हमने पीएच स्केल के बारे में पढ़ना है। आप 10th स्टैंडर्ड में पढ़ के आए हो। पीएच स्केल हाइड्रोनियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन के हिसाब से डेजिग्नेट किया जाता है। और नेचर ऑफ सॉल्यूशन के सॉल्यूशन न्यूट्रल है, एसिडिक है या बेसिक है, उसे हाइड्रोनियम आयन की मोलर कॉन्सेंट्रेशन से ही रिप्रेजेंट किया जाता है। और इसकी साइंटिफिक नोटेशन को 1.0 इंटू 10⁻⁻x के साथ लिखा जाता है। और x की वैल्यू स्ट्रिक्टली 0 से लेके 14 के बीच में होती है, लेकिन स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे 25 डिग्री सेल्सियस पे। इस तरह से हमारे लिए लेकिन हाइड्रोनियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन एक्सप्रेस करना कन्वीनियंट नहीं है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोनियम आयन की मोलर कॉन्सेंट्रेशन इस तरीके से लिखेंगे तो 3.5 इंटू 10⁻⁻4 मोलर आएगी, जो कि 0.00035 मोलर है। तो इसको सिंप्लीफाई करना और इससे कैलकुलेशन करना न्यूमेरिकल्स में बहुत डिफ़िकल्ट होगा। इसलिए वैसे पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन मतलब पावर ऑफ हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, पीएच, पी मैंने पावर, एच मैंने हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, तो 1909 में हाइड्रोनियम आयन की या पीएच स्केल का या पीएच को और हाइड्रोनियम आयन को कैसे उन्होंने कोरिलेट किया। उन्होंने कहा कि आप ऐसा कीजिए कि अगर आप इसको ईजियर करके पढ़ना चाहते हैं तो पी एच इज इक्वल टू माइनस लॉग बेस इसका 10 इंटू हाइड्रोनियम आयन, या इज इक्वल टू सीधा ये कीजिए पी एच इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ
हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन, या फिर अगर आप इसको ऐसे लिखना चाहते हैं तो लॉग 1 हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन भी लिख सकते हैं। पर हमारे सारे के सारे न्यूमेरिकल्स जो हैं वो ऐसे निकल जाएंगे। तो आप सिर्फ इतना कर लें कि पी एच इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन। सो इसका मतलब कि अगर किसी सॉल्यूशन की हमें पीएच निकालनी है तो दैट इज़ पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन। लेकिन अगर आप बेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करना चाहते हैं कि आपके पास एक बेस है, आप उसकी पीएच पावर नहीं निकालना चाहते, हाइड्रोक्साइड आयन की पावर निकालना चाहते हैं, तो पी ओ एच इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, ये भी ओके है अगर आपके पास कोई बेसिक सोल्यूशन है। पर इसका मतलब ये नहीं कि बेसिक सोल्यूशन के लिए ये फॉर्मूला नहीं अप्लाई होगा, ये भी अप्लाई हो सकता है, ये भी अप्लाई हो सकता है। अब हमें पता है कि प्रोडक्ट जो है मोलर कॉन्सेंट्रेशन हाइड्रोनियम और हाइड्रोक्साइड का वो 10⁻⁻14 होता है 298 केल्विन पे, क्योंकि हमने कहा कि के डब्ल्यू 10⁻⁻14 होता है। तो आप इस पूरी इक्वेशन को लॉग में ले लीजिए। तो हाइड्रोनियम आयन है, लॉग ऑफ हाइड्रोनियम आयन, प्रोडक्ट है तो कौन सा साइन आएगा, प्लस का साइन आएगा, log of hydroxide ion is equal to log of 10⁻⁻14। तो -14 आगे आ जाता है, तो इसको -14 log 10 लिख देते हैं। log 10 जो है वो इक्वल टू 1 है। 1 को -14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -14 आ जाएगा। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब आप क्या कीजिए, टेक गिव नेगेटिव साइन टू ये इक्वेशन 1 को नेगेटिव टर्म में ले लीजिए। टेक इक्वेशन 1 इन नेगेटिव टर्म्स। ठीक है, तो ये इक्वेशन 1 को हमने नेगेटिव टर्म में लेना है, तो लॉग के आगे क्या लग जाएगा, माइनस। माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोनियम आयन हो जाएगा, ये प्लस है, यहाँ पे भी माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, ये माइनस है, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस 14 हो गया। अब आप मुझे बताइए कि माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन किसके इक्वल होता है, बताइए। माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन पीएच के इक्वल होता है, तो ये पीएच आ गया बच्चा। माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन कॉन्सेंट्रेशन किसके इक्वल होता है, पीओएच के इक्वल होता है, तो ये पीओएच आ गया। सो पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू 14। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। तो हमें रिजल्ट्स पहले पता होने चाहिए, फिर हम इनके न्यूमेरिकल्स करवाने शुरू करेंगे। सो पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू 14 आ गया। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। गॉट इट बच्चा? ओके। पीएच स्केल जो है, इसमें स्केल में यहाँ पे हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन लिखी हुई है 10⁻0, 10⁻⁻1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, 10⁻⁻9, ये 10⁻⁻14 तक जा रहा है। यहाँ पे पीएच की वैल्यू है नीचे। 10⁻0 का मतलब है पीएच की वैल्यू 0 है, -1 का मतलब है पीएच की वैल्यू 1 है, 10⁻⁻2 होगा अगर हाइड्रोनियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन, तो पीएच की वैल्यू 2 है। तो इस तरह से पीएच की वैल्यू 0 से लेके 14 तक होती है। तो जो 7 वैल्यू होती है, पीएच 7, तो सोल्यूशन उस केस में न्यूट्रल होती है। तो अगर 7 से इंक्रीज होती है तो बच्चा बेसिक स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीज करती है। मतलब जितनी ज़्यादा पीएच की वैल्यू बढ़ती जाएगी, बेस उतना स्ट्रांग होता जाएगा। जैसे अगर पीएच की वैल्यू 14 है और पीएच की वैल्यू 10 है, तो जिस बेस की वैल्यू पीएच 14 है वो स्ट्रांग बेस है। ठीक है, और इस तरफ एसिड, ये एरो ऐसे बनाया तो बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करती है, तो ये एरो इस तरफ से बनाया है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ जो है
वो इंक्रीज करती है। तो अगर आपके पास 2 एसिड हैं, एक के पीएच की वैल्यू 2 है और एक के पीएच की वैल्यू 0 है, तो कौन सा एसिड स्ट्रांग होगा? जिसके पीएच की वैल्यू 0 है। ये पीएच स्केल है। ये कन्वीनियंट सेक के लिए हमें किसी भी सॉल्यूशन की पीएच वैल्यू का पता हो तो हमें पता चल जाता है कि वो एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है। तो न्यूट्रल सॉल्यूशन के लिए हाइड्रोनियम आयन की वैल्यू 10⁻⁻7 होती है और यहाँ पीएच की वैल्यू 7 होती है। तो न्यूट्रल सॉल्यूशन के लिए पीएच की वैल्यू 7 है। एसिडिक सॉल्यूशन के लिए पीएच की वैल्यू लेस देन 7 है। 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, इवन 7 से नीचे 6.99 भी होता है, वो भी एसिडिक करेक्टर शुरू हो जाएगा। और बेसिक सॉल्यूशन के लिए पीएच की वैल्यू जो है वो 7 से ग्रेटर होती है, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। तो जैसे जैसे पीएच की वैल्यू 7 से ग्रेटर होगी तो बेसिक स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीज करेगी। गॉट इट बेटा? क्या आपको ये क्लियर है? तो नेचर ऑफ सॉल्यूशन पीएच के अलावा पीओएच की टर्म में भी एक्सप्रेस किया जाता है। तो न्यूट्रल सॉल्यूशन के लिए पीओएच की वैल्यू 7 होती है, जैसे न्यूट्रल सॉल्यूशन के लिए पीएच की वैल्यू 7 होती है। एसिडिक सॉल्यूशन के लिए पीओएच की वैल्यू 7 से ग्रेटर होती है। मतलब अगर पीएच और पीओएच को लेंगे तो इनकी वैल्यूज एक दूसरे से कन्वर्स आएंगी, ऑपोजिट आएंगी। ठीक है? क्लियर है? ओके। यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट सब्सटेंसेस दिए हैं जिनकी पीएच की वैल्यू दी हुई है। आप रोते हो अगर ना रो ना भाई। अगर आप के जो आंसू, किसी के, चलो किसी के भी क्यों, लेकिन जो आंसू होते हैं उनकी पीएच की वैल्यू 7.4। ये सारी अप्रॉक्सीमेट होती हैं, थोड़ी बहुत वैल्यू इधर उधर हो सकती है। ब्लड प्लाज्मा की पीएच रेंज 7.3 से लेकर 7.42 के बीच में होती है। ह्यूमन बीइंग की जो थूक होती है, सलाइवा होता है, उसकी पीएच वैल्यू 6.5 से लेकर 7.5 तक होती है। ह्यूमन का जो यूरिन होता है उसकी वैल्यू 4.8 से लेकर 8.4 तक होती है। सिरका, विनेगर, एसिटिक एसिड, उसकी पीएच वैल्यू 2.4 से लेकर 3.4 तक होती है। सॉफ्ट ड्रिंक, इसका मतलब एसिडिक इन नेचर होती हैं क्योंकि इनकी पीएच वैल्यू 2 से लेकर 4 तक होती है। गैस्ट्रिक जूसेस हमारी इंटेस्टाइन के अंदर जो हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में बहुत ही ज़्यादा होते हैं इनका नंबर। इसकी पीएच वैल्यू 1 to 3 होती है। और बॉइलिंग वाटर की पीएच वैल्यू 6.56 होती है, अप्रॉक्सीमेटली न्यूट्रल हो गया। ठीक है? अब हमने के ए और के बी के बीच में रिलेशनशिप ड्राइव करना है। तो के ए और के बी के बीच में रिलेशनशिप ड्राइव करने के लिए आप एक एसिड अज्यूम कर लीजिए। एच का मतलब कि एसिड में हाइड्रोजन है, ए का मतलब एसिड। एसिड को वाटर में डालेंगे तो एसिड अपना H प्लस अगर वाटर को डोनेट करता है तो वाटर हाइड्रोनियम आयन बन जाएगा और ए के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये बेस है, कॉन्जुगेट बेस है एच ए एसिड का। तो एसिड के लिए जो के ए की वैल्यू है, प्रोडक्ट की मोलर कॉन्सेंट्रेशन हाइड्रोनियम आयन ए नेगेटिव डिवाइडेड अपॉन एच ए। वाटर क्यों नहीं लिया? क्योंकि अगर वाटर लेते तो वो के से मल्टीप्लाई हो जाता, क्योंकि वाटर प्योर लिक्विड है और प्योर लिक्विड की जो मोलर कॉन्सेंट्रेशन है वो यूनिटी होती है। तो वाटर इज नॉट बीन टेकन हियर। वाटर not taken because molar concentration of pure water is equal to 1। ये हम इक्विलिब्रियम का चैप्टर पार्ट 1 जो था उसमें हमने पढ़ा था। तो ये हमारे पास के ए आ गया। अब ये ए नेगेटिव जो है ये कॉन्जुगेट बेस है, ये वाटर में डालेंगे तो ये एच प्लस को एक्सेप्ट करेगा और एच ए और ओ एच नेगेटिव आ जाएगा। तो अब यहाँ पे ये जो कि बेस था तो के बी लिखेंगे,
इसको एसिड के लिए के लिखा था तो इसको के बी लिखेंगे, ऊपर प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन, नीचे रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन। ये इक्वेशन 1 थी, ये इक्वेशन 2 थी। इक्वेशन 1 और 2 को मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करोगे के ए इंटू के बी हो जाएगा, और हाइड्रोनियम आयन और ए नेगेटिव अपॉन एच ए मल्टीप्लाई बाय के बी की वैल्यू को लिख दीजिए। फिर देखिए क्या क्या कटता है। एच ए कट जाएगा, ठीक है। ए नेगेटिव कट जाएगा, तो के ए इंटू के बी इज इक्वल टू हाइड्रोनियम आयन इंटू हाइड्रोक्साइड आयन, जो कि हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं कि हाइड्रोनियम आयन इंटू हाइड्रोक्साइड आयन के डब्ल्यू के इक्वल होता है। इसका मतलब के ए इंटू के बी इज इक्वल टू के डब्ल्यू इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम एंड हाइड्रोक्साइड आयन। इनका नेगेटिव लॉगरिथम ले लीजिए, इनका नेगेटिव लॉगरिथम ले लीजिए इस इक्वेशन का। ये माइनस लॉग के ए हो जाएगा, ये माइनस लॉग के बी हो जाएगा, ये माइनस लॉग के डब्ल्यू हो जाएगा। अब जो माइनस लॉग होता है वो पी होता है, तो इसको लिखेंगे पी के ए। माइनस लॉग पी होता है के बी, पी के ए प्लस पी के बी इज इक्वल टू माइनस लॉग मतलब पी, और ये के डब्ल्यू हो गया। हेंस इट इज प्रूव्ड पी के ए प्लस पी के बी इज इक्वल टू पी के डब्ल्यू। ये सारा कुछ मुझे न्यूमेरिकल्स करवाने हैं, तो उसकी वजह से ये मैंने आपको इस तरह से करवाया है। आई एम श्योर कि आपको ये अच्छी तरह से समझ लग गया होगा। अब मैं आपको एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन के बारे में भी बताता हूँ, ठीक है। एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन हमारा जो है नेक्स्ट टॉपिक होगा। नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन। आपके लिए बहुत आसान है, आप इसको अगर वैसे भी रीड करते, मैं नोट सेंड कर देता तो आपको पता चल जाना था। तो एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन में डेफिनेटली एसिड और बेस रिएक्ट करेंगे तो हमें सॉल्ट और वाटर मिलेगा। यहाँ पे लिखा ही हुआ है फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट। तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है, सॉल्ट और वाटर दे रहा है। तो दिखाया हुआ है कि एक्वस मीडियम में है तो ये H प्लस और Cl नेगेटिव में ब्रेक कर जाएगा, और सोडियम हाइड्रोक्साइड भी स्ट्रॉन्ग बेस है, ये Na प्लस और OH नेगेटिव में ब्रेक कर जाएगा। Na और Cl जो हैं वो आयनिक फॉर्म में हैं, वो क्योंकि वाटर है ना तो वाटर में आयनिक फॉर्म में रहेंगे। लेकिन आपको थर्मोडायनेमिक्स में जैसे बताया था कि हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयन जो हैं वो कंबाइन करके आपको वाटर बना देंगे, और हीट जो रिलीज़ होगी न्यूट्रलाइजेशन, इस न्यूट्रलाइजेशन के दौरान वो कितनी बताई थी आपको, -57.1 किलो जूल पर मोल। इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, पर सॉल्यूशन हमेशा न्यूट्रल नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पे तो हमने स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस लिया है। तो डिपेंडिंग अपॉन कि आप स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की बजाय वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस ले रहे हो, या वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड ले रहे हो, या वीक एसिड और वीक बेस दोनों ले रहे हैं, तो सॉल्यूशन जो है वो हमेशा न्यूट्रल नहीं होती। इसको मैं क्लासीफाई करने जा रहा हूँ। पहला केस मैंने लिया हुआ है स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का, ये मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो इसमें सॉल्यूशन न्यूट्रल रहती है। दूसरा मैं ले रहा हूँ स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड में हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले रहा हूँ, और वीक बेस में अमोनियम हाइड्रोक्साइड ले रहा हूँ। तो हमें वाटर तो मिलेगा ही, साथ में अमोनियम और क्लोराइड के आयंस मिल जाएंगे। अब जो स्ट्रॉन्ग एसिड है वो वीक बेस को पूरी तरह से न्यूट्रलाइज करने के बाद भी हाइड्रोजन आयन जो हैं कुछ सॉल्यूशन में रह ही जाएंगे। तो जो कि हाइड्रोजन आयन सॉल्यूशन में रह जाएंगे, तो इस तरह के हाइड्रोजन आयन वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोनियम आयन बना देंगे। तो इस तरह की हाइड्रोनियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर जाएगी। तो इस तरह की सॉल्यूशन को क्या कहते हैं, एसिडिक सॉल्यूशन कहते हैं। इसी तरह से अगर आप वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस ले लेते हैं, ये वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, तो स्ट्रॉन्ग बेस ने वीक एसिड को पूरी तरह से न्यूट्रलाइज कर देना है, पर कुछ हाइड्रोक्साइड आयन जो हैं वो वाटर में वाटर के साथ रिएक्ट करके
सॉल्यूशन को एनोनिक इन नेचर बना देंगे, या बेसिक सॉल्यूशन इस तरह की सॉल्यूशन को कहा जाता है। इस तरह की सॉल्यूशन को एसिडिक सॉल्यूशन के अलावा कैटायनिक सॉल्यूशन भी कहा जाता है। कैटायनिक सॉल्यूशन इसलिए क्योंकि कुछ हाइड्रोजन आयन बच जाते हैं, और इस तरह की बेसिक सॉल्यूशन को हम एनोनिक सॉल्यूशन भी कह देते हैं, बिकॉज कुछ जो है हाइड्रोक्साइड आयन सॉल्यूशन में लेते हैं, रह जाते हैं। अब वीक एसिड और वीक बेसिड जो है, उसमें हमें ये नहीं पता कि वीक एसिड वीक बेस से ज़्यादा वीक है या कम वीक है। तो उस पे डिपेंड करता है कि सॉल्यूशन एसिडिक भी हो सकती है, बेसिक भी हो सकती है, न्यूट्रल भी हो सकती है। सपोज़ कीजिए वीक एसिड और वीक बेसिस की वीक एसिड और वीक बेसिस की स्ट्रेंथ ऐसी है कि दोनों एक दूसरे को कंप्लीटली न्यूट्रलाइज कर देते हैं, तो सॉल्यूशन क्या होगी? न्यूट्रल होगी। सपोज़ कीजिए कि वीक एसिड जो है वीक बेस से स्ट्रॉन्गर है, तो सॉल्यूशन क्या होगी? एसिडिक होगी। अगर वीक बेस वीक एसिड से थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, तो सॉल्यूशन क्या होगी? बेसिक होगी। इट्स सो सिंपल ना। ठीक है, गॉट इट बच्चा। आगे हम सॉल्ट हाइड्रोलिसिस पढ़ेंगे, यानी उलट पढ़ेंगे। सॉल्ट जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो हमें एसिड और वाटर मिलता है। तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस की जो हमारे पास टाइप है, पहली टाइप है हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, NaCl। ये किससे आ रहा है? फ्रॉम HCl से। ये किससे आ रहा है? NaOH से, यानी स्ट्रॉन्ग बेस से। तो ये जो सॉल्ट के दोनों पार्ट हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से आए हैं। तो हम इसकी हाइड्रोलिसिस करने जा रहे हैं। ऐसे और एग्जांपल हैं, पोटाशियम नाइट्रेट, इसका पोटाशियम जो है पोटाशियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस से आया है। नाइट्रेट जो है नाइट्रिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड से आया है। सोडियम सल्फेट का सोडियम जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस से आया है। सल्फेट जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड से आया है। तो चलो हम एग्जांपल लेते हैं, NaCl को वाटर में डालते हैं तो हमें जो है वो क्या मिल जाएगा? एक एसिड मिल जाएगा और एक हमें बेस मिल जाएगा। ठीक है, तो NaCl वाटर में डालेंगे तो उसने कैटायनिक एनायनिक फॉर्म में ब्रेक कर जाना है। तो हमें फिर वाटर जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, सोडियम के साथ कंबाइन करके सोडियम हाइड ये सबको आयनिक फॉर्म में दिखा दिया है। Na+ को भी आयनिक फॉर्म में दिखा दिया है, Cl को भी नेगेटिव फॉर्म में एनायनिक फॉर्म में दिखा दिया है, वाटर को H+ और OH नेगेटिव में दिखा दिया है। NaCl तो जो है हाँ, हमारे पास नहीं बनेगा। रादर NaOH हमें एक बेस मिल जाएगा और एक क्या मिल जाएगा? HCl मिल जाएगा। ठीक है, तो यही बताया गया था कि सॉल्ट को वाटर में पुट करेंगे तो हमें एसिड और बेस मिलता है। ये आप छोड़ दीजिए, इसको मैं काट देता हूँ, ये आपको कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है। ये लाइन छोड़। ओके, आगे मेरे पास दूसरी एग्जांपल है। इसमें हाइड्रोलिसिस है सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेसिस की। सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, ये जैसे अमोनियम नाइट्रेट है, नाइट्रेट पार्ट नाइट्रिक एसिड से आया तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड से आ गया, और अमोनियम पार्ट जो है अमोनियम हाइड्रोक्साइड से आया तो मतलब वीक बेस से आया। इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमें सॉल्ट और सॉरी एसिड और बेस मिल जाएगा। ठीक है, तीसरी हाइड्रोलिसिस है जिसमें सॉल्ट स्ट्रॉन्ग बेस के हैं और वीक एसिड के हैं। देखिए जैसे सोडियम एसीटेट है, इसमें जो सोडियम है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड से आया, यानी स्ट्रॉन्ग बेस से आया। एसीटेट जो है वो एसिटिक एसिड से आया, मतलब वीक एसिड से आया।
इसको एसिड को सॉरी सॉल्ट को वाटर में पुट करने पे आपको क्या मिलना चाहिए, एसिड और बेस ये आपको मिल गए हैं। ये एक और सॉल्ट हाइड्रोलिसिस हो गई। चौथी सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में हमारे पास जो सॉल्ट है वीक एसिड और वीक बेस से आया, जैसे अमोनियम एसीटेट है, अमोनियम पार्ट अमोनियम हाइड्रोक्साइड से आया, वो के एक वीक बेस है, और एसीटेट पार्ट जो है वीक एसिड से आया है, एस्टिक एसिड से आया है। तो इसको वाटर में पुट करने पे, सॉल्ट को वाटर में पुट करने पे आपको वीक एसिड और वीक बेस जो है वो मिल जाएगा। नेक्स्ट हमने हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट के बारे में पढ़ना है। तो उसके लिए आप क्या कीजिए कि एक सॉल्ट ले लीजिए। अब इसमें ना एच लगा हुआ है, ना इसमें ओ एच लगा हुआ है। सॉल्ट को बी ए से रिप्रेजेंट कर देते हैं। इसका ए पार्ट जो है एसिड से आता है, बी पार्ट जो है बेस से आता है, और एसिड और बेस मिलकर ही सॉल्ट बनाते हैं, तो इसलिए बी ए लिखा हुआ है। बी ए को वाटर में पुट करते हैं तो एच ए और बी ओ एच मिल जाता है। लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम के अकॉर्डिंगली इक्विलिब्रियम कांस्टेंट प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन, वाटर में बहुत बार बता चुका हूँ, ये प्योर लिक्विड है, इसकी मोलर कॉन्सेंट्रेशन जो है वो यूनिटी के इक्वल है, ये कांस्टेंट है। इस कांस्टेंट को इस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कीजिए, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास एक और कांस्टेंट आ जाएगा, जिसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट कहते हैं। तो अब आपको पता चल गया हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट का एक्सप्रेशन, ठीक है। तो पहले आप ये इतना अच्छे से कीजिए, फिर बाकी हम बाद में करेंगे। आई एम श्योर कि ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो इन केस यू हैड अ प्रॉब्लम यू कैन टॉक टू मी। थैंक यू वेरी मच गाइस, हैव अ नाइस डे, लव यू ऑल।